अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास ओस्टिक थाइस। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लास ओस्टिक थाइस की, तो ये क्लास है हमारे पास बेसिकली बोनी फिशेस। ठीक है, इसके लिए एन अदर जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है, बोनी फिशेस की। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनके क्लास ओस्टिक थाइस की कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बात करते हैं इनके अंदर स्केलेटन की। ठीक है, तो इनका स्केलेटन किस तरह का होता है, स्केलेटन। सबसे पहले बात ही इनके स्केलेटन की करेगी होगी, क्योंकि ये बात बोनी फिशेस हम इसको कह रहे हैं कि बोन पे कंसिस्ट करती हुई फिशेस। ठीक है, तो ऐसी फिशेस जिनके अंदर बोनी स्केलेटन होता है, हाईली ओसीफाइड स्केलेटन के लिए, इसके लिए वो टर्म यूज कर रहा है बोनी स्केलेटन के लिए कि इनके अंदर ओसीफाइड स्केलेटन होता है। ऐसी फिशेस को आप बोनी फिशेस का नाम देते हो। ठीक है, तो जो ये हमारे पास स्केलेटन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस बोनी स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये बोनी स्केलेटन जो होता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इनके अंदर, जो बोनी फिशेस के अंदर जो ये ओसीफाइड स्केलेटन है, हाईली ओसीफाइड स्केलेटन है, ये ओसीफाइड स्केलेटन रिप्लेस्ड हुआ था कार्टिलेज से। ठीक है ना, कार्टिलेजिनस स्केलेटन था पहली फिशेस में। ठीक है ना, जो पहली क्लास थी फिशेस की, उनके अंदर कार्टिलेजिनियस स्केलेटन था, जिसको आप कॉन्ड्रिक थाइस कह रहे थे। ठीक है ना, जो एक क्लास है फिशेस की, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस, इनके अंदर क्या था, कार्टिलेजिनियस स्केलेटन। लेकिन इवोल्यूशन हुई, ये कार्टिलेजिनियस स्केलेटन जो है हाईली ओसीफाइड स्केलेटन से रिप्लेस्ड हो गया, या कार्टिलेजिनियस स्केलेटन जो है वो हाईली ओसीफाइड स्केलेटन में इवॉल्व हो गया, और इस क्लास को कहते हैं हम ओस्टिक थाइस। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकंड वो पॉइंट देखता है इनके अंदर जो होती है हमारे पास ओस्टिक थाइस, इनमें ना जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ में परजिस्ट रहती है। ठीक है, मोस्ट पार्ट्स में, बॉडी के मोस्ट पार्ट्स में नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी ही परजिस्ट रहेगी। ठीक है, हालांकि हमने पहले बात की थी जब हमने कोर डाटा के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है ना, ये भी कोर डाटा ही है। तो हमने जब देखा था तो उसमें एक नोटोकॉर्ड जो थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स में जो था वो रिप्लेस हो जाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स में लार्वल स्टेट में होते हैं, और कुछ कोऑर्डिनेट्स में सारी जिंदगी ही रहते हैं। तो ओस्टिक थाइस एक ऐसी क्लास है जिसमें नोटोकॉर्ड जो होता है ये जिंदगी के कुछ हिस्सों में, सॉरी, बॉडी के कुछ हिस्सों में ये परजिस्ट करता है। ठीक है, बेसिकली नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट्स में, सारे कोऑर्डिनेट्स में पाया जाएगा एम्ब्रियो स्टेजेस में। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो के बाद जब जो है वो अडल्ट की तरफ जाते हैं ये कोऑर्डिनेट्स, तो इनमें किसी के अंदर ये जो है वो रह जाता है, किसी में पूरी ज़िंदगी रहेगा, और किसी में अडल्ट तक जाते जाते ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन ओस्टिक थाइज में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स में परजिस्ट करता रहता है। क्लियर, लगी समझ यहाँ पे। तो नोटोकॉर्ड जो होता है ओस्टिक थाइज, इनमें परजिस्ट करता रहता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, कहाँ कहाँ ये परजिस्ट करता है, अगर हम बात करें तो ये परजिस्ट करेगा वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, होता क्या है कि जो वर्टिब्री है ये इस नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द जो है वो बन जाएगी। ठीक है ना, देखो ये था नोटोकॉर्ड। ठीक है, और जो ये वर्टिब्री है ये इस नोटोकॉर्ड के अराउंड इस तरह आ गई है। रेड कलर में क्या है, वर्टिब्री या वर्टिब्रा कहते हो, अंदर है इसके नोटोकॉर्ड, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम में ये परजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि, लेकिन जो ये वर्टिब्री है इस केस में जो है ओस्टिक थाइज इसको कंप्लीटली क्रश नहीं करती, बल्कि इसके इर्द गिर्द एक हम कह सकते हैं कि कवरिंग बना देती है। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है इस केस में, जिसमें वर्टिब्री इसके इर्द गिर्द कवरिंग बना रही है, नोटोकॉर्ड एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है। इट एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन
के तौर पर ये एक्ट करेगा और जो हमारी स्पाइन है इसको फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा स्विमिंग के लिए, ठीक है। इनकी स्पाइन को, ओस्टिक थाई स्पीशीज की इनकी स्पाइन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है और इलास्टिक बनाता है फॉर पर्पज ऑफ स्विमिंग। तो मैं दोबारा बताऊंगी आपको कि उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नटोकॉड परसिस्ट इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो किस पार्ट में मोस्टली परसिस्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसमें क्या होता है, नटोकॉड के इर्द गिर्द वर्टिब्रा की जो हड्डी है वो आ जाती है, लेकिन वर्टिब्रा की हड्डी कंप्लीटली इसको कवर नहीं करती कि अंदर इसको जो है वो कवर ऊपर कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्शन बनाती है, लेकिन ये नहीं कि अंदर की तरफ बढ़ के इसको क्रश कर दे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसमें तो क्रश होना था अगर ये हड्डी अंदर की तरफ भी बढ़ जाती। तो क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अंदर नटोकॉड क्या कर रहा है, ये एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करके ना, जो इसकी स्पाइन है ना, इसको फ्लेक्सिबल और इलास्टिक जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि स्विमिंग जो है वो एफिशिएंटली करवाई जा सके। क्लियर, लगी समझ यहाँ पे। इसके अलावा ना जो नोटोकॉड ना, ये ट्रंक और टेल रीजन में भी परसिस्ट करता है। नोटोकॉड आल्सो परसिस्ट इन दी ट्रंक एंड टेल रीजन्स, ठीक है। ट्रंक और टेल रीजन्स में भी नटोकॉड ने परसिस्ट करना होता है। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है इसकी भी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो है कुछ जो इनकी स्किन होती है, इस पर कुछ स्केल्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो कुछ स्केल्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर, ठीक है। इनको कहते हैं वो आप डर्मल स्केल्स। कि स्किन पे है ना, स्किन से रिलेटेड चीज़ों को मोस्टली डर्मा का नाम दे के रखता है, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है डर्मस इसको कहते हैं इसलिए, ठीक है। तो इन डर्मल स्केल के अंदर आते हैं, एक है हमारे पास जेनोइड स्केल, एक गनोइड स्केल, ठीक है, स्केल भी लिख देती हूँ। सेकेंड है इधर साइक्लॉइड स्केल, ठीक है, और एट द एंड थर्ड वन इज टीनॉइड स्केल, ठीक है बेटा। तो 3 स्केल्स की कैटेगरीज होती हैं इनके अंदर। तो अगर हम बात करें गनोइड स्केल्स की, तो गनोइड स्केल क्या होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है और इसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। एक्सट्रीमली हार्ड है और ये फिश है ओस्टिक थाइस, इनके अंदर ये स्केल क्या काम करेगा, ये इस ओस्टिक थाइस को क्या प्रोटेक्ट करेगा, प्रीडेटर से। प्रीडेटर इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास ये एक्सट्रीमली हार्ड स्केल होते हैं, ठीक है ना, जो कि इसको बचाते हैं, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। अच्छा, आगे है साइक्लॉइड स्केल, जो कि ओस्टिक थाइस की बॉडी के ऊपर पाए जाएंगे, स्किन के ऊपर पाए जाएंगे। साइक्लॉइड स्केल क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ना ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर, पहली बात है ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद ये क्या करेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फिश जो है वो इजीली स्विम कर सकती है, ठीक है, फिश कैन स्विम इजीली, ठीक है। आगे है टिनॉइड स्केल। टिनॉइड स्केल क्या होते हैं, ये टिनी स्पाइन्स होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होते हैं। दीज आर टिनी स्पाइन्स दैट आर लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि फास्ट मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। दीज टीनी स्केल्स आर हेल्प इन दी फास्ट मूवमेंट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं प्रीडेटर और पैरासाइट्स के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टिनी होते हैं, स्पाइन्स नुकीले होते हैं कांटों की तरह, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिनके जरिए जो इधर उधर मुड़ भी सकते हैं और प्रीडेटर पे अटैक कर सकते हैं और किसी पैरासाइट के ऊपर भी अटैक करके खुद को डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। टिनॉइड स्केल की भी बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर किसी भी किस्म के प्लेकॉइड स्केल नहीं होते हैं, पोसेस नो प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। सो व्हाट इज प्लेकॉइड स्केल्स? तो प्लेकॉइड स्केल बेसिकली है क्या, ये कुछ टफ स्केल्स होते हैं,
जो कि स्किन को कवर करते हैं। दीज आर सम टफ स्केल्स दैट कवर द स्किन ऑफ द शार्क, ठीक है। तो इवन के इसके ऊपर ना कुछ डेंटेकल्स के साथ ये सिमिलर होते हैं ये स्केल, और एक्चुअली ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं जिसके ऊपर एनेमल्स भी हैं, ठीक है। तो ये डेंटेकल्स के साथ सिमिलर होते हैं, इस तरह के ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं जिसके ऊपर इनेमल्स लगी होती है, ठीक है, टीथ लाइक के होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इन्होंने ना रिड्यूस करना होता है टर्बुलेंस को। दे रिड्यूस टर्बुलेंस की क्यों रिड्यूस की जाती है, ताकि जो है शार्क ये बहुत फास्टली स्विम कर सके वाटर में, और ये किसी प्रीडेटर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अगर कोई प्रीडेटर आ गया है तो शार्क जो है वो इन प्लेकॉइड स्केल्स की हेल्प से मूव कर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्टिक थाइस की, ठीक है। तो ये शार्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइस में ये होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं, तो बोनी फिशेस में इस ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है जिसके ज़रिए वो जल्दी जल्दी मूव करके या किसी चीज़ को पकड़ ले। दैट्स वाई इनके अंदर ये प्लेकॉइड स्केल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर कुछ फिन रेज की। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि इनके अंदर ना फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर सिंगल और पेयर्स में दोनों ही फिन्स पाए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं जो हमारे पास फिश है ना, ये इनको लोकोमोशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। ये अपना वाटर के अंदर पोस्चर मेंटेन कर सकें, ठीक है ना। तो ये इनमें काम होता है फिन्स का, ठीक है, फिन रेस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर माउथ की। तो अगर हम बात करें माउथ की, तो इनके अंदर माउथ होता है टर्मिनल, सामने से, ठीक है ना। माउथ सामने वाली साइड पे होगा, टर्मिनल, बिल्कुल सामने वाली साइड पे माउथ होगा, ठीक है ना। हेड के फ्रंट पे फिशेस में होता है माउथ, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होते हैं इनके जो जा होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो जाज के अंदर टीथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जाग बोनी फिशेज क्या होते हैं ना, ये फीडिंग स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी होते हैं। किस कौन सी स्ट्रेटजी फीडिंग करने की, ताकि वो प्री को स्नैप कर सकें या फिर बाइट कर सकें, ठीक है ना। और कभी कभार किसी फिशेज में उनके जाज के पास टीथ होते हैं और किसी किसी में जाज के पास टीथ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो हर्बीवोर होगी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम या फिर छोटे छोटे जो हैं वो हमारे पास जो छोटे छोटे एनिमल्स कीड़े मकोड़े उसके ऊपर फीड करने वाली होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन की। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन ये करते हैं गिल्स के जरिए, ठीक है। हमें पता है फिशेस में गिल्स होते हैं फेरिंग्स रीजन में, जिसके जरिए ये रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। तो होता क्या है कि गिल्स ये होते हैं ना, इन गिल्स का सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो गिल आर्चिज। ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो गिल को सपोर्ट करता है और इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बोन से मिलके बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बोनी गिल आर्चिस, ठीक है। तो ये बोनी गिल आर्चिस जो होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गिल्स को, और इन बोनी गिल्स आर्चिस के ऊपर अपर्कुलम प्रेजेंट होता है। अपर्कुलम एक बोनी जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि ढक्कन की तरह का होता है, जो गिल्स के ऊपर लगा होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जब फिश जो होती है वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में होती है तब भी ये फिशेस के अंदर पानी जो है वो अंदर और बाहर लेके आता है, ठीक है, क्लियर। पर इसकी भी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं इनके अंदर स्विम ब्लेडर्स की। तो 7 पॉइंट है इनके अंदर स्विम ब्लेडर। इनके अंदर ना स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है और ये कनेक्ट होता है फेरिंग्स रीजन के साथ, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसने प्रोवाइड करनी होती है बोयंसी, ठीक है। इस बोयंसी की मदद से ही फिश जो है वो फ्लोट कर रही होती है वाटर में, ठीक है ना। तो ये स्विम ब्लेडर एक्चुअली होता है कि गैस फील्ड सैक होता है, ठीक है।
गैस के अंदर होती है जिसने बुयांसी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, क्लियर, इसकी लगी है समझ। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके हार्ट की, कि इनका हार्ट किस तरह का होगा। तो अगर हम हार्ट की बात करें तो इनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्स वाला। ठीक है, दे पोसेस 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है कि एक है हमारे पास आर्टरियम और दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल। ठीक है, तो अपर चैम्बर कौन सा है, आर्टरियम। ठीक है, इट इज अपर चैम्बर। ठीक है, अच्छा, और दूसरा चैम्बर है हमारे पास लोअर वन, दैट इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इज लोअर चैम्बर। ठीक है, तो जो अपर चैम्बर, जो ये आर्टरियम है, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है बॉडी से। ठीक है, इस अपर चैम्बर ने रिसीव करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। और ये जो है हमारे पास लोअर चैम्बर, इसने क्या करना है, इसने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है, ब्लड इसने पंप कर देना है टू गिल्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के पर्पज के लिए। ठीक है, तो 2 चैम्बर हार्ट होता है इनके अंदर। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई। आर्टरियम की भी हमने बात कर ली है। ठीक है, इसने बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है। वेंट्रिकल की भी बात कर ली, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है गिल्स को फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन, ताकि इस यहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। उसके बाद वो कहता है कि जो इनके अंदर ब्लड का फ्लो किस तरह होता है। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो किस तरह होता है। तो बोनी फिशेस का जो हार्ट होता है ये एक सिंगल सर्किट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जो होगा बोनी फिशेस का वो सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम वाला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हार्ट ऑफ द बोनी फिश इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, मीनिंग ब्लड फ्लोज टू द हार्ट वंस बिफोर बीइंग पंप टू द गिल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंट एक और एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके अंदर बात करते हैं ब्रेन की। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो इनके अंदर ऑलमोस्ट 10 पेयर्स में पाई जाती है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स होती हैं, तो ब्रेन के साथ तो मोस्टली जो जुड़े हुए इसे को हम क्रैनियम, या फिर अगर ब्रेन की स्कल की बात करें इसको हम क्रैनियम कहते हैं। तो ये टर्म ब्रेन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है ना, तो वो क्रैनियल नर्व आप इससे याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्रैनियल नर्व कितनी होंगी, 10 पेयर्स में, वो भी मतलब टोटल 20 होंगी। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये क्रैनियल नर्व्स ये ब्रेन से निकलती हैं, इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, तो ये ब्रेन में से निकलती हैं। ठीक है ना, और दूसरा काम क्या है कि इन्होंने सेंसरी और मोटर फंक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, परफॉर्म सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। ठीक है, तो ये नर्व क्या होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं हेड और नेक के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जो ये हमारे पास क्रैनियल नर्व्स है, इसने सेंसरी और मोटर फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं और इसने कंट्रोल करना है। इन क्रैनियल नर्व्स ने हेड की मूवमेंट को और नेक की मूवमेंट को फिशेस की। और इसके अलावा इनके अंदर इन्होंने क्या कंट्रोल करना है, इन्होंने फिशेस के अंदर विजन को कंट्रोल करना है, स्मेल को कंट्रोल करना है, टेस्ट को कंट्रोल करना है, हेयरिंग को कंट्रोल करना है। उसके अलावा इसने इनके अंदर फेशियल मसल की मूवमेंट को भी कंट्रोल करना होता है। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ इनकी भी क्रैनियल नर्व का काम क्या होता है इनके अंदर। उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर जो है वो सेक्सीज किस तरह की देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसकी सेक्सीज की बात करें तो सेक्सीज इनकी जो होंगी वो सेपरेट होती हैं, मतलब कि अगर एक फिश है वो एट अ टाइम मेल होगी या फीमेल होगी, दोनों नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर उसके पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो मेल फिश होगी, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो फीमेल फिश होगी। ठीक है, एट अ टाइम दोनों केसेस नहीं होंगे। और इनके अंदर ना जो गुनेड्स होंगे,
मतलब टेस्टिस और ओवरी वो किस तरह होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड गोनेड्स। इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम इनके अंदर 2 टेस्टिस होंगी और 2 ओवरीज देखने को मिलेंगी। और फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। तो हमें पता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है ये एक जगह पे अपने एग रिलीज कर देती है, ठीक है ना। या तो इसको मेल इंड्यूस करता है, ठीक है ना, कि इसकी बॉडी किसी पार्ट को टच करता है जिसकी वजह से वहाँ पे उस जगह पे ये क्या करेगी, ये अपने फीमेल जो होगी अपने एग्स वहाँ पे रिलीज कर देगी और मेल फिर वहाँ पे अपने स्पम्स भी रिलीज कर देगा। और एग और स्पम मिलके में पता है क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और ये फर्टिलाइजेशन क्योंकि बॉडी से बाहर हो रही है, ठीक है ना, फीमेल अनफर्टिलाइज एग रिलीज कर रही थी, मेल अपने स्पम बाहर रिलीज कर रहा था बॉडी के, ठीक है ना, पानी में। और वहाँ पे एग और स्पम पानी में मिल रहे थे तो एक्सटर्नली बॉडी से बाहर हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट ने नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करके ब्लास्टूला, ग्रेस्टूला और एक अडल्ट के अंदर कंप्लीट हो जाना है, एक अडल्ट फिश के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लास ओस्टिक था इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।